रोड सीएम की जिद्दी सेक्रेटरी पार्ट 23। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी वर्तिका पूरी तरह अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर ड्राइवर वायरलेस पर क्या फुसफुसा रहा है या गाड़ी किस खतरनाक दिशा में मुड़ चुकी है। उसकी होंठ अभी भी मिर्च और वर्धान की दी हुई दही की ठंडक के बीच अजीब सी जलन महसूस कर रहे थे। उसने अपनी मरून साड़ी के पल्लू को उंगलियों में लपेटा और खिड़की के बाहर देखते हुए मन ही मन बड़बड़ाने लगी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी जो अब धीरे धीरे गुस्से और उलझन में बदल रही थी। अजीब इंसान है, सच में पत्थर दिल, उसने सिसकते हुए धीरे से कहा। अभी कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे मेरी तकलीफ देखकर उनकी जान ही निकल जाएगी। कितनी फिक्र से देख रहे थे, कैसे फूंक मार रहे थे, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज हूं मैं उनके लिए। तभी उसे वरदान के वो आखिरी शब्द याद आए, सचिवालय जा रहा हूँ, स्टडी अरेंज कर देना वरना डाइवोर्स दे दें। वर्तिका का चेहरा गुस्से से लाल टमाटर हो गया था। उसने अपने जलते हुए होठों को सिकोड़ा और बुदबुदाई, और अगले ही पल ऐसे हो जाते हैं जैसे कितनी नफरत करते हैं हमसे। सीधा डाइवोर्स की धमकी, जैसे मैं कोई इंसान नहीं, उनकी ऑफिस की कोई फालतू फाइल हूँ जिसे जब चाहे रद्दी में फेंक दें। उसने अपनी चूड़ियों को झटके से घुमाया जिनकी खनक उसकी चिड़चिड़ाहट का साथ दे रही थी। मिस्टर खड़ूस शेखावत, आपको क्या लगता है आप डर आएंगे और हम डर जाएंगे? कभी इतना प्यार दिखाते हैं कि दिल पिघल जाए और कभी इतना जहर उगलते हैं कि समझ ही ना आए असली वरदान सिंह शेखावत कौन है। वह रोते रोते अचानक रुक गई और शीशे में अपनी परछाई देखी। और ये मिर्च, उफ, अभी भी जीभ जल रही है, पर उनकी नफरत की आग इस मिर्च से कहीं ज्यादा तेज है। उसे बिल्कुल एहसास नहीं था कि रियर व्यू मिरर में ड्राइवर की वो शातिर मुस्कुराहट उसे ही देख रही थी। ड्राइवर ने मन ही मन सोचा, बड़बड़ाली लड़की, पिंजरे के अंदर चहकने का ये तुम्हारा आखिरी मौका है। गाड़ी अब शहर के मुख्य सड़क को छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर बढ़ रही थी जहां सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। वर्तिका ने खिड़की से बाहर देखा। शहर की जानी पहचानी सड़कें पीछे छूट रही थी। उसका मन तो प्रधान से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट बना रहा था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि रास्ता सचिवालय की तरफ नहीं बल्कि शहर के बाहरी इलाके की ओर जा रहा है। भैया, आपने गलत कट ले लिया है, सचिवालय पीछे रह गया, वर्तिका ने ड्राइवर की ओर देखते हुए कहा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया। गाड़ी की सुई 100 के पार थी। वर्तिका का दिल जोर से धड़कने लगा था। वर्तिका ने घबराकर एक बार फिर ड्राइवर की ओर देखा, पर उसकी खामोशी और पत्थर जैसा चेहरा देखकर उसके अंदर एक अनजाना डर बैठ गया था। उसने अपनी आवाज में पूरी हिम्मत जुटाई और घबराकर कहा, आप ये क्या कर रहे हैं और ये गाड़ी इस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? ड्राइवर के हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। गाड़ी रोकिए, हम कह रहे हैं, गाड़ी रोकिए, आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? उसने कांपती आवाज में उससे कहा और फिर पूरी ताकत से चिल्लाई, बोलिए, जवाब दीजिए हमें। गाड़ी की रफ्तार हवा से बातें कर रही थी और सन्नाटा चीख रहा था। उस आदमी ने रियर व्यू मिरर से वर्तिका को देखा और खतरनाक हंसी हंसते हुए बोला, चिल्लाइए जितना चिल्लाना है, यहाँ आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी डरावनी आवाज सुनकर एक पल के लिए वर्तिका का दिल जैसे रुक गया था। ड्राइवर की इस भयानक हंसी ने वर्तिका के शरीर में एक सीरन पैदा कर दी थी। वह जो अब तक केवल रास्ता भटकने की उलझन में थी, उसके दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ। किडनैपिंग, ये शब्द उसके जहन में बिजली की तरह कौंधा था। उसने फटी आंखों से उस अजनबी ड्राइवर को देखा जिसकी यूनिफॉर्म अब उसे किसी जल्लाद के लिबास जैसी लग रही थी। वर्तिका की सांसें तेज हो गई और गला सूखकर कांटा हो गया था। उसने पागलों की तरह दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश की, उसके नाजुक नाखूनों से हैंडल को खुरच डाला, लेकिन सब बेकार था। किडनैप, आपने हमें किडनैप किया है? उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें एक अजीब सी मासूमियत और बदहवासी घुली थी। आप जानते भी हैं हम कौन हैं? वरदान सिंह शेखावत की पत्नी। अगर उन्हें पता चला ना तो वो आपका नाम और निशान मिटा देंगे। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार कम किए बिना एक जोरदार ठहाका लगाया। उसकी हंसी में जो क्रूरता थी, उसने वर्तिका के कलेजे को जैसे मुट्ठी में भींच लिया था। उसने रियर व्यू मिरर में वर्तिका की उन डरी हुई आंखों में आंखें डाली और बेहद ठंडे नफरत भरे लहजे में बोला, वरदान सिंह शेखावत की पत्नी। इतना कहकर वो तेजी से ड्राइव करने लगा था। वर्तिका बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में डर की जगह जिद और आग उतर आई थी। तो ठीक है, उसने धीरे से खुद से कहा, अब या तो हम बचेंगे या फिर आपको भी नहीं बचने देंगे। उसने एक बार फिर दरवाजे का हैंडल पूरी ताकत से खींचा, पर वो लॉक था। उसकी नजरें तेजी से गाड़ी के अंदर दौड़ी, कुछ भी जो हथियार बन सके। तभी उसकी नजरें अपने ही हाथों पर गईं। कलाई में सजी कांच की चूड़ियां। उसकी सांसें तेज हो गई थी। खटहक, उसने पूरी ताकत से अपनी चूड़ियां सीट के कोने पर दे मारी थी। कांच के टुकड़े बिखर गए थे और साथ ही उसकी कलाई से खून की पतली धार बह निकली थी। दर्द हुआ, बहुत हुआ, पर इस वक्त दर्द से ज्यादा जरूरी जिंदा रहना था। उसने तुरंत एक नुकीला टुकड़ा उठाया और बिजली की तेजी से आगे बढ़कर
ड्राइवर की गर्दन पर टिका दिया था। हमने कहा गाड़ी रोकिए। उसकी आवाज़ अब कांप नहीं रही थी, वो ठंडी थी, खतरनाक थी। वरना इस बार सिर्फ धमकी नहीं होगी। गाड़ी हल्की सी डगमगाई पर रफ्तार कम नहीं हुई थी। ड्राइवर ने फिर शीशे में उसकी ओर देखा और इस बार उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। हिम्मत तो है आप में, उसने धीरे से कहा, लेकिन गलत आदमी चुन लिया आपने डराने के लिए। इससे पहले कि वर्तिका को समझ पाती, उसका हाथ बिजली की तरह पीछे आया और उसने वर्तिका की कलाई पर जोरदार वार किया। कांच का टुकड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया था। दर्द की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। हाथ सुन पड़ गया था, उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी, आंखों में आंसू थे पर उनमें हार नहीं थी। दर्द इतना गहरा था कि उसकी आंखों में पानी भर आया था, पर उसने हार मानना सीखा ही नहीं था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, हम ऐसे हार नहीं सकते। हमें सीएम सर को भी तो बताना है कि हम उनसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। हम अभी उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। एक पल के लिए उसने सांस रोकी, फिर अचानक जैसे ही उस ड्राइवर ने वापस स्टीयरिंग संभाला, वर्तिका ने अपनी साड़ी का पल्लू दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ा और एक झटके में ड्राइवर के गले के चारों ओर लपेट दिया था। उसने पल्लू के दोनों सिरों को अपनी पूरी जान लगाकर पीछे की ओर खींचा। ड्राइवर का गला घुटने लगा और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर लहराने लगी थी। वर्तिका ने उसके कान के पास जाकर दहाड़ते हुए कहा, हमने कहा गाड़ी रोकिए। अगर मैं मरूंगी तो आपको साथ लेकर मरूंगी। गाड़ी रोकिए अभी। ड्राइवर को अब सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। ड्राइवर की सांसें टूटने लगी थी, उसका चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा था। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क पर लहरा रही थी। टायर आवाज कर रहे थे। तभी दूर से एक एक करके 7 तेज हेडलाइट्स जली। पहले 2, फिर 4, फिर पूरा आसमान जैसे सफेद रोशनी से चीर दिया गया था। ड्राइवर की आंखें सिकुड़ गई थी। ये क्या? सड़क पर ब्रेक की रगड़ से चिंगारियां उठी। 7 काली रेंज रोवर बिजली की रफ्तार से आईं और एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन में उस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया था। आगे पीछे दाएं बाएं हर रास्ता बंद था। गाड़ी एक झटके से घूमी और बीच सड़क पर रुक गई थी। वर्तिका का सिर सीट से टकराया। उसकी पकड़ एक पल के लिए ढीली पड़ी और उसने पल्लू नहीं छोड़ा था। ड्राइवर ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। धड़ाम! बाहर से किसी ने दरवाजे पर ऐसी लात मारी थी कि वो सीधा उसके चेहरे पर आकर लगा था। खून की बूंदें हवा में उछली और दरवाजा खुला और अगले ही पल वो अंदर था। काले कपड़ों में, आंखों में तूफान, सांसों में आग, वरदान। उसने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। ड्राइवर को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा और एक ही घूंसी में उसे जमीन पर गिरा दिया था। तुमने गलत लड़की को ही नहीं, गलत आदमी की दुनिया को छुआ है। कमांडोज ने तुरंत उसे चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन वरदान की नजर अब कहीं और थी, वर्तिका पर। उसकी कलाई से बहता खून, बिखरे बाल और कांपती सांसें। उस एक पल में उस सख्त मुख्यमंत्री के चेहरे का मुखौटा टूट गया था। वो उसे छूकर यकीन करना चाहता था कि वह सच में जिंदा है। सर? वर्तिका की आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। वरदान एक झटके में उसके पास पहुंचा। उसने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वो यकीन ही नहीं कर पा रहा हो कि वो सच में उसके सामने है। उसकी नजरें अभी भी उस ड्राइवर पर थी जिसे कमांडोज ने घेर लिया था। वरदान ने अपने कमांडो की ओर देखा और ठंडी सपाट आवाज में कहा, इसे जिंदा रखना, मौत इसके लिए बहुत छोटा तोहफा होगी। सर? वर्तिका, जो अब तक हिम्मत दिखा रही थी, वरदान को अपने सामने देखकर उसकी आवाज टूट गई थी और उसी पल वो फट पड़ा था चुप। उसकी आवाज गूंजी, इतनी तेज कि आसपास खड़े कमांडोज तक सख्त हो गए थे। वर्तिका सहम गई थी। वरदान की आंखें लाल थी, गुस्से से नहीं, डर से। उस डर से जिसे वो कभी मानना नहीं चाहता था। उसकी आंखों में इस वक्त वो प्यार नहीं था जिसे वर्तिका ढूंढ रही थी, बल्कि एक खौफनाक मंजर था। पागल हो गई हो तुम? वरदान की आवाज पूरे सुनसान रास्ते पर बिजली की कड़कड़ाहट की तरह गूंजी थी। उसने वर्तिका को झटके से अपनी ओर खींचा, जिससे वह लगभग उसकी छाती से जा टकराई थी। क्या साबित करना चाहती थी? अपनी बहादुरी, या ये कि मुख्यमंत्री की पत्नी को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? उसकी आवाज में अब सख्ती 100 गुना बढ़ चुकी थी। वर्तिका ने कांपते हुए उसकी आंखों में देखा। उसके होंठ अब भी मिर्च और डर से थरथरा रहे थे। हम तो बस। चुप रहो, एक शब्द भी मत बोलना। वरदान ने दहाड़ते हुए उसकी बात काट दी थी। उसने वर्तिका की उस कलाई को पकड़ा जहां से खून रिस रहा था। उसे देखते ही वरदान के चेहरे की नसें तन गई थी। अगर आज इन कमांडोज को लोकेशन ट्रैक करने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो अंदाजा है क्या होता तुम्हारा? उसने उसे झकझोरते हुए पूछा। वो तुम्हें कहाँ ले जाता, तुम्हारे साथ क्या करता? क्या तुमने एक पल के लिए भी उस घर के बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा? राज्य की जनता क्या सोचती मेरे बारे में? प्रधान सिंह शेखावत अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता तो जनता की क्या ही रक्षा करेगा? वर्तिका की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। वे अपनी कलाई का दर्द भूल गई थी। उसे वरदान के इन शब्दों ने बुरी तरह तोड़ दिया था। आप हमें डांट रहे हैं? हम मरने वाले थे और आपको हमारी फिक्र से ज्यादा अपनी इज्जत की पड़ी है। वरदान अचानक रुका। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और धीरे से उसके करीब झुककर उसके कान के पास ठंडी
और चबाती हुई आवाज में बोला, फिक्र? तुम्हें लगता है ये फिक्र है? वर्तिका सिंह शेखावत, अगर तुम्हें खरोच भी आती ना तो मैं इस पूरे शहर को शमशान बना देता, लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफ़ी ने आज मुझे ये तो बता दिया कि तुम एक गैर जिम्मेदार लड़की हो जिसे खुद का ख्याल रखना भी नहीं आता। वरदान ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर अचानक उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया था, इतना कसकर जैसे अगर छोड़ दिया तो वो फिर कहीं खो जाएगी। वरदान ने उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वर्तिका उसकी छाती से लगी लगी कांप रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे वरदान की शर्ट को पकड़ चुकी थी। वो उसे बताना चाहती थी कि वो तो उससे ही मिलने आ रही थी, लेकिन अगले ही पल वरदान ने खुद को झटके से अलग किया। उसका चेहरा फिर सख्त हो चुका था, जैसे वो अपनी ही कमजोरी से नाराज हो। उसने गाड़ी का दरवाजा धड़ाम से खोला और बोला, अंदर बैठो, इससे पहले कि मेरा बचा कुचा सब भी जवाब दे जाए। घर चलकर आज जो हुआ ना उसका जवाब चाहिए मुझे। वरदान के उस सख्त लहजे और जवाब की धमकी ने वर्तिका के सब्र का बांध तोड़ दिया था। उसकी आंखों से गिरते आंसू अब सिर्फ डर के नहीं थे, उनमें स्वाभिमान की एक चिंगारी और गहरी चोट भी थी। उसने पीछे हटने के बजाय अपनी भीगी आंखों से वरदान की दहकती हुई आंखों में देखा। उसने वरदान का हाथ झटक दिया और अपनी कांपती आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए कहा, नहीं बैठेंगे हम गाड़ी में और नहीं जाना हमें आपके साथ कहीं भी। वर्तिका की आवाज सड़क के उस सन्नाटे को चीर गई थी। आप हमेशा यही करते हैं, जब देखो तब गुस्सा, जब देखो तब हुक्म। कभी सोचा है कि हम पर क्या गुजरती है? वरदान की भौहें तन गई थी। उसने आगे बढ़कर उसकी जख्मी कलाई को थामना चाहा ताकि अपना रुमाल उस पर बांध सके। वर्तिका, बदतमीजी मत करो, खून बह रहा है तुम्हारा, हाथ लाओ इधर। नहीं करवाना हमें कुछ भी। वर्तिका पीछे हट गई थी। उसने अपनी जख्मी कलाई को अपने सीने से सटा लिया था। आपको क्या लगता है आप हमें डांट देंगे, डरा देंगे और हम चुपचाप आपकी तानाशाही सह लेंगे? इस कलाई के जख्म से ज्यादा तकलीफ हमें यहाँ हो रही है। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। उसकी सिसकियां अब गहरी होती जा रही थीं। आपकी ये बेरुखी, ये पल पल में बदलने वाला आपका मिजाज हमारी जान ले रहा है सर। एक पल में आप हमें लिटिल रैबिट कहते हैं, हमारे होठों की जलन मिटाते हैं और अगले ही पल हमें बेगाना कर देते हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है दिल में। ऐसा लगता है जैसे हम आपके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हैं या कोई बोझ। वर्तिका की आवाज़ उस सुनसान सड़क पर गूंज रही थी, जहां आसपास खड़े कमांडोज ने अपनी नजरें नीचे कर ली थीं। वरदान का हाथ जो रुमाल लिए उसकी कलाई की तरफ बढ़ रहा था, हवा में ही टिटक गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी, जैसे कोई सख्त चट्टान अंदर से चटक रही हो। आपको क्या लगता है हमें आप जैसा खड़ूसपति चाहिए था, जो बात बात पर गुस्सा हो? हमें नहीं चाहिए था ऐसा खड़ूसपति। वर्तिका ने सिसकते हुए अपने आंसुओं के बीच से उसे घूरा, जो बात बात पर डाइवोर्स की धमकी दे, जो सुबह प्यार जताए और शाम को अजनबी बन जाए। हमें तो कोई राजकुमार चाहिए था जो हमें समझे, हमें प्यार करे। वरदान ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसका चेहरा और भी सख्त हो गया था। तो फिर जाओ ढूंढ लो अपना राजकुमार। रोका किसने है तुम्हें? चले जाते, भगवान जी की कसम हम कब के चले जाते। वर्तिका ने चीख कर कहा। उसका चेहरा अब गुस्से और दर्द से लाल हो चुका था। पर क्या करें, इस दिल को समझाना ही नहीं आता। हमने बहुत कोशिश की खुद को आपसे दूर रखने की, पर हर बार दिल ने हमारी एक नहीं सुनी। प्यार हो गया है आपसे। वरदान का पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। उसकी सांसें एक पल के लिए थम गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस माहौल में खून और दहशत के बीच वह लड़की ऐसा कुछ कहेगी। वर्तिका ने अपनी जख्मी कलाई को सीने से सटाए रखा और फूट फूट कर रोने लगी। जान जाती है हमारी आपकी इस बेरुखी से। ऐसा लगता है जैसे कोई सीने में खंजर उतार रहा हो। आपको तो कुछ भी नहीं आता, ना बात करना आता है, ना प्यार जताना आता है, ना किसी को मनाना आता है, बस हुक्म चलाना आता है आपको। उसने एक लंबी सिसकी ली और वरदान की आंखों में आंखें डालकर बड़े ही मासूम और टूटे हुए लहजे में कहा, इतने खड़ूस हैं आप, इतने जालिम हैं, फिर भी ना जाने क्यों आप अच्छे लगते हैं हमें। आप जैसे खड़ूस इंसान ही हमें इस दुनिया में किसी भी राजकुमार से प्यारे लगने लगे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी सजा है। वर्तिका ने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा, जैसे वरदान का स्पर्श उसे जला रहा हो। उसने अपनी गीली आंखों को हाथ से पोंछा और लड़खड़ाते हुए कदमों से सड़क के दूसरी तरफ बढ़ने लगी थी। वर्तिका रुको। वरदान की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें अभी भी वही आदेश वाली खनक थी। वर्तिका रुकी नहीं, बल्कि उसकी रफ्तार और बढ़ गई थी। उसने मुड़कर जोर से चीखा, नहीं रुकेंगे हम, जा रहे हैं हम यहाँ से हमेशा के लिए अपने घर। आपको क्या फर्क पड़ता है हम रहें या ना रहें, जिए या मरें? आपके लिए तो हम सिर्फ एक बोझ है ना। तो जाइए, अपनी इस खुशी और इस बेरुखी के साथ खुश रहिए। वह फिर से पलटी ही थी कि वरदान के सब्र का बांध जैसे तिनके की तरह टूट गया था। उसकी मुट्ठियां भिज गई थी और उसके चेहरे की नसें तन गई थी। वह अपनी जगह से हिला नहीं था,
लेकिन उसकी आवाज़ उस सुनसान सड़क पर किसी धमाके की तरह गूंजी। फर्क पड़ता है लिटिल रैबिट, बहुत फर्क पड़ता है। वरदान का ये चिल्लाना किसी शांत ज्वालामुखी के फटने जैसा था। आसपास खड़े कमांडोज की सांसें थम गई थीं। वरदान तेजी से आगे बढ़ा और वर्तिका का कंधा पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी आंखों में गुस्सा, हताशा और बरसों से दबा हुआ दर्द एक साथ छलक उठा था। तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक जिम्मेदारी हो? तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसका चेहरा वर्तिका के चेहरे के बेहद करीब था। हर पल, हर एक सेकंड जब तुम मेरी नजरों के सामने नहीं होती, ये खड़ूस वरदान अंदर से मर रहा होता है। जब तुम्हारी कलाई से खून बहता है तो दर्द यहाँ मेरे सीने में होता है। तुम्हें क्या लगा डाइवोर्स की धमकी देना मेरे लिए आसान है? अपनी जान को अपने से दूर करने की बात सोचकर भी रूह कांप जाती है मेरी। वर्तिका की सिसकियां रुक गई थीं। वह फटी आंखों से वरदान का ये रूप देख रही थी। हाँ, हूँ मैं खड़ूस। नहीं आता मुझे प्यार जताना, नहीं आता मुझे मीठी बातें करना, क्योंकि डर लगता है मुझे। डर लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अपनी कमजोरी बना लिया तो ये दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी। पर तुम्हारी कसम वर्तिका, फर्क इतना पड़ता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये वरदान सिंह शेखावत खुद को तबाह कर देगा। तुम जान हो मेरी, समझी? तुम मेरी जान हो। वरदान की आवाज आखिरी जुमले तक आते आते टूटने लगी थी। उसने वर्तिका को अपनी बाहों में इतनी जोर से भींच लिया जैसे वह उसे दुनिया की हर मुसीबत से छिपा लेना चाहता हो। वर्तिका ने भी अपना सिर उसके सीने से टिका दिया, जहां वरदान का दिल किसी बेकाबू रफ्तार से धड़क रहा था, सिर्फ उसके लिए। वरदान की धड़कनें वर्तिका के कान में किसी नगाड़े की तरह बज रही थीं। वह खामोश थी, पर उसके आंसू अब भी वरदान की शर्ट को भिगो रहे थे। वरदान ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और वर्तिका के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया था। उसकी आंखों में अब वो गुस्सा नहीं बल्कि एक बेबसी थी। अब मत कहना कि तुम बोझ हो मुझ पर। वरदान की आवाज अब धीमी और मखमली हो गई थी। तुम वो बोझ हो वर्तिका, जिसे मैं ताउम्र अपने कंधों पर नहीं अपने दिल में ढोना चाहता हूँ। वर्तिका ने अपनी सूजी हुई आंखों से उसे देखा। उसने धीरे से अपनी जख्मी कलाई वरदान के सामने कर दी। तो फिर पट्टी क्यों नहीं बांधी? सिर्फ चिल्लाना आता है आपको। और सुनिए, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, पर सिर्फ मेरे हैं। उसने रुआंसे लहजे में शिकायत की, जिसमें अब जरा सा हक भी था। वरदान के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तुरंत अपना रुमाल निकाला और बड़ी कोमलता से उसकी कलाई पर लपेटने लगा था। जख्म तुम्हारा है, पर हाथ मेरे कांप रहे हैं, देखा? यही फर्क पड़ता है मुझे। कमांडोज अभी गर्दन झुकाए खड़े थे, पर माहौल की कड़वाहट अब एक अजीब सी मिठास में बदल चुकी थी। पट्टी बांधते हुए वरदान ने अचानक वर्तिका के माथे को चूम लिया था, एक ऐसा चुम्बन जो सुरक्षा और समर्पण का वादा था। वर्तिका ने धीरे से उसकी शर्ट का कोना पकड़ा और फुसफुसाते हुए कहा, अगली बार अगर डाइवोर्स का नाम भी लिया ना तो सच में चली जाऊंगी मैं। वरदान ने उसे फिर से करीब खींच लिया और उसके कान के पास झुककर बोला, हिम्मत भी मत करना। वरदान सिंह शेखावत से तुम दूर जा सकती हो, पर वरदान से नहीं, क्योंकि तुम अब मेरी परछाई बन चुकी हो। उस काली सड़क पर जहाँ कुछ देर पहले सिर्फ नफरत और दर्द का शोर था, अब दो दिलों की एक जैसी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वर्तिका ने अपनी आंखों के कोनों को धीरे से पोंछा और अपनी छोटी सी कन्नी उंगली वरदान की तरफ बढ़ा दी थी। उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन अब उनमें एक शरारती हक भी चमक रहा था। पक्का, पिंकी, प्रॉमिस कीजिए, उसने बड़ी मासूमियत से कहा। वरदान ने उसे बिल्कुल हैरानी से देखा। उसके चेहरे के सख्त आने बाने जैसे एक पल के लिए ढीले पड़ गए थे। उसने अपनी उंगली को देखा और फिर वर्तिका के चेहरे को, जैसे यकीन न कर पा रहा हो कि राज्य के सीएम से कोई ऐसी डिमांड भी कर सकता है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वरदान ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, जिसमें हैरानी साफ झलक रही थी। वर्तिका ने अपनी नाक सिकोड़ी और चिढ़ते हुए कहा, यकीन तो है, पर आपका क्या भरोसा? आप कब गुड़ की डली से कड़वे करेले बन जाओ क्या पता। अभी प्यार जता रहे हैं और अगले ही पल जंगली पिरोटे बनकर दहाड़ने लगेंगे। उसने अपनी उंगली और करीब की और सुनिए, सॉरी भी बोलिए हमें इतना रुलाने के लिए। ऐसे कोई डराता है क्या? वरदान की आंखों में एक चमक सी कौंधी। उसने एक लंबी सांस ली और हार मानते हुए अपनी बड़ी सी उंगली वर्तिका की नन्ही उंगली में फंसा दी थी। वरदान की उंगली जैसे ही वर्तिका की नन्ही उंगली में फंसी, उसने हल्का सा झटका देकर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। उसकी आंखों में अब वही पुरानी शरारती चमक लौट आई थी। वो थोड़ा और झुका, इतना करीब कि उसकी सांसें वर्तिका के कानों को छूने लगी थीं। सॉरी नहीं बोलूंगा, उसने धीमे खींचते हुए लहजे में दोहराया। इतनी आसानी से तो नहीं। वर्तिका का दिल एकदम से तेज धड़कने लगा था। क्यों? सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना, उसने नजरें चुराने की कोशिश करते हुए धीमे से कहा। लेकिन वरदान की पकड़ ढीली नहीं हुई थी। वरदान ने उसकी उंगली को हल्के से घुमाते हुए फुसफुसाया, और अगर ना बोलूं तो क्या कर लोगी तुम? वर्तिका ने होठ भींचे, लेकिन उसकी आवाज में वही मासूम सी थी।
तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे। वरदान के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। वो और करीब आया इतना कि अब उनके बीच बस कुछ इंच का फासला रह गया था। उसने झुकते हुए वर्तिका के गाल पर किस किया और फिर धीरे से फुसफुसाया, सॉरी लिटिल रैबिट। वर्तिका ने देखा कि वरदान का पूरा काफिला नजरें झुकाकर उन दोनों की बात सुन रहा था। वो उसे धकेलते हुए कार में जाकर बैठ गई थी। वरदान भी अपने बालों को सहलाते हुए कार में बैठ गया था। कुछ ही देर में गाड़ी मुख्यमंत्री आवास की ओर निकल गई थी। गाड़ी की खिड़की के बाहर भागते पेड़ों और शहर की लाइटों को देखते हुए वर्तिका के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो चाहकर भी नहीं छिप रही थी। उसका दिल अभी भी उसी रफ्तार से धड़क रहा था जैसे कोई सितार का तार छिड़ गया हो। उसने अपनी उस नन्ही उंगली को देखा जिसे अभी कुछ देर पहले वरदान ने थाम रखा था। वहां अभी भी उनकी छुअन की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसने चोरी से शीशे में वरदान की ओर देखा। वह शांत बैठे थे, वही रसूख और वही गंभीर था। लेकिन वर्तिका को पता था कि उस सख्त चेहरे के पीछे एक नरम दिल भी है जो सिर्फ उसके लिए धड़कता है। वर्तिका ने अपनी हथेलियों से अपने तपते गालों को छुआ। उसके मन में रह रहकर बस एक ही बात गूंज रही थी, इतने बड़े सीएम होकर भी मेरी एक छोटी सी जिद के आगे हार मान ली सबके सामने। अपने पूरे काफिले की परवाह किए बिना मुझे लिटिल रैबिट कहा और सॉरी भी बोला। वह मन ही मन चहक उठी थी। एक सुखद एहसास उसकी रूह तक उतर गया था। उसने अपनी आंखें मूंद ली और खुद से बुदबुदाई, इसका मतलब सीएम सर भी हमसे प्यार करते हैं। ये सोचते ही उसके अंदर जैसे खुशियों के पटाखे फूटने लगे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो इंसान पूरे प्रदेश को अपनी उंगलियों पर नचाता है वह उसकी एक नाराजगी से इतना परेशान हो गया था। तभी वरदान की भारी और मखमली आवाज ने उसकी सोच को तोड़ा। अभी भी गुस्सा हो या मुख्यमंत्री आवास पहुंचते पहुंचते पुलिस बुलानी पड़ेगी हमें गिरफ्तार करने के लिए। वर्तिका ने झटके से उनकी तरफ देखा। वरदान के चेहरे पर वही हल्की सी जानलेवा मुस्कान थी। वर्तिका ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया ताकि वह अपनी खुशी छिपा सके, पर उसकी चमकती आंखों ने सब कुछ बयां कर दिया था। उसने धीरे से मन में कहा, अब तो चाहे आप कुछ भी कहें, हमें पता चल गया है कि इस पत्थर के दिल में हमारे लिए कितनी जगह है। रोने और मानसिक तनाव की वजह से उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, जैसे हर हिम्मत हर जिद उसी सड़क पर छूट गई हो। उसकी पलकों पर अजीब सा भारीपन उतर आया था, जैसे किसी ने उन पर अदृश्य वजन रख दिया हो। वह अभी वरदान के पास बैठी थी, पर नजरें उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी कुछ देर पहले ही तो उसने गुस्से और दर्द में सब कह दिया था, अपने दिल की वो बात जिसे वह खुद से भी छुपाती फिरती थी। अब उसी इंसान के सामने बैठकर उसका दिल अजीब सी शर्म और घबराहट से धड़क रहा था। उसने धीरे से नजरें झुका ली और बिना कुछ कहे हल्का सा सिमट कर बैठ गई थी, जैसे खुद को छुपा लेना चाहती हो उससे और अपनी ही कही बातों से भी। वरदान के करीब आते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, सुरक्षित होने का एहसास, और शायद उसी सुकून ने उसकी बची कुची ताकत भी छीन ली थी। गाड़ी की पिछली सीट पर वर्तिका वरदान के कंधे पर सिर टिकाए गहरी नींद में सो चुकी थी। वरदान ने बहुत धीरे से उसके सिर को संभाला और उसे अपनी गोद में लिटा लिया था। वह उसे अपनी बाहों के घेरे में ऐसे कैद किए हुए था जैसे कोई अनमोल खजाना हो। मुख्यमंत्री आवास पहुंचते ही वरदान ने बड़ी कोमलता से वर्तिका को गोद में उठाया। उसके जख्मों का ध्यान रखते हुए वह उसे ऊपर बेडरूम में ले गया था। बिस्तर पर उसे लिटाते ही उसके माथे पर एक आखिरी बार लब छुए और कंबल उड़ा दिया था। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसके चेहरे की वो नरमी किसी ठंडी बर्फ की तरह जम गई थी। उसकी आंखें अब अंगारे की तरह दहक रही थीं। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, जहां बेसमेंट से चीखने की हल्की आवाजें आ रही थीं। बेसमेंट का नजारा खौफनाक था। ड्राइवर को जंजीर से बांधकर लटकाया गया था। वरदान के कमांडोज उसे 3rd डिग्री टॉर्चर दे चुके थे। उसका चेहरा खून से लथपथ था और शरीर बेदम हो चुका था। जैसे ही वरदान ने कदम रखा, वहां मौजूद कमांडोज एकदम सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए थे। वरदान की चाल में एक शिकारी जैसी शांति थी। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और मेज पर रखी एक लोहे की रॉड को हाथ में ले लिया था। बाहर निकालो इसे। वरदान की आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनने वाले की रीढ़ में ही सिरन दौड़ जाए। कमांडोज ने ड्राइवर को जमीन पर पटक दिया था। वरदान उसके करीब झुका और अचानक उसके गले को इतनी बेरहमी से जकड़ा कि ड्राइवर का सिर पीछे की तरफ झटक गया था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? वरदान के शब्द किसी खंजर की तरह चुभ रहे थे। मेरी बीवी की तरफ नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत कैसी हुई? उसे छूना तो दूर, उसकी परछाई पर भी मैली नजर डालने वाला इंसान भी बर्दाश्त नहीं है मुझे। वरदान का डेविल रूप अब पूरी तरह उसके सामने था। उसने ड्राइवर का सिर जमीन पर दे मारा था। ड्राइवर की चीख निकल गई थी। वह दर्द से झटपटाने लगा। सर सर मुझे जाने दीजिए। ड्राइवर ने टूटी हुई आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे तो ये सब करने के पैसे मिले थे।
मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे लालच दिया गया था सर। वरदान के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने ड्राइवर के जख्मों पर अपना जूता जोर से दबाया। वैसे वरदान ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया। कितनी कीमत लगाई थी उसने उस लड़की की जो मेरी जान है। तुझे क्या लगा चंद सिक्कों के लिए तू वरदान सिंह शेखावत की दुनिया को हाथ लगाएगा और जिंदा बच जाएगा? वरदान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जिसे देखकर यमराज भी कांप जाए। उसने ड्राइवर, जिसका नाम अरुण था, उसके बालों की पकड़ और मजबूत की। तभी अरुण की जेब में रखा फोन जोर जोर से थरथराने लगा था। वरदान ने अपने एक आदमी को इशारा किया। उसने जेब से रुमाल निकाला और बड़े इत्मीनान से अरुण की जेब से फोन बाहर निकाला और वरदान के सामने कर दिया था। स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर वरदान की आंखों में एक हिंसक चमक कौध गई थी। उसने फोन अरुण के चेहरे के सामने किया और ठंडे लहजे में कहा, रिसीव कर इसे और याद रहे अगर आवाज में जरा भी कपकपी हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरुण ने कांपते हाथों से फोन रिसीव किया और स्पीकर ऑन कर दिया था। अभी अरुण कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरी तरफ से एक भारी खुरदुरी और अधिकार भरी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसने बेसमेंट की ठंडी हवा में जहर घोल दिया था। कैसे हो वरदान? वह आवाज वह एक सवाल नहीं था बल्कि एक वार था। वरदान, जो अब तक एक खूंखार शिकारी की तरह अरुण पर झुका हुआ था, अचानक पत्थर का हो गया था। उसके हाथ में मौजूद लोहे की रॉड जमीन पर गिर पड़ी थी और उसकी गूंज पूरे बेसमेंट में किसी धमाके की तरह सुनाई दी थी। चंद्रभान ने फोन पर एक कुटिल हंसी के साथ कहा, क्या हुआ बेटा? अपनी रगों में दौड़ने वाले खून की आवाज पहचान नहीं पा रहे? या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी ने तुम्हें इतना ऊंचा उठा दिया है कि अब जमीन पर रेंगने वाले अपने बाप की आहट भी सुनाई नहीं देती? उस आवाज को इतने सालों बाद दोबारा सुनकर वरदान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वरदान की उंगलियां फोन पर जम गई थी जैसे किसी ने उसकी रगों में बर्फ भर दी हो। कमरे की दीवारें जैसे उसे कुचलने के लिए करीब आने लगी थी। वो सर्द रातें जब इसी आवाज के साथ बैठ के चलने की आवाज आती थी, बचपन की वो चीखें, वो बंद कमरा और हाथ में गर्म सरियें लिए खड़े चंद्रभान का वो साया। वरदान का शरीर अनचाहे तौर पर कांपने लगा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। वरदान लड़खड़ाती हुई दबी आवाज में बोला, चंद्रभान सिंह राठौड़। जैसे ही नाम होठों से निकला पूरा बेसमेंट ठंडा पड़ गया था। वरदान को महसूस हुआ जैसे हवा में ऑक्सीजन गायब हो गई है। उसके फेफड़े पूरी तरह फूलने लगे थे पर सांस अंदर नहीं जा पा रही थी। चंद्रभान की हर हंसी उसके दिमाग की नसों पर हथौड़े की तरह बज रही थी। उसके कान में अब सिर्फ बैठ के चलने की आवाज़ और अपनी ही बचपन की सिसकियां गूंज रही थीं। चंद्रभान की वह क्रूर हंसी वरदान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। अचानक उसे लगा कि उसके महंगे जूतों के नीचे का कंक्रीट का फर्श गायब हो गया है और वे वापस उसी सीलन भरे कमरे की ठंडी जमीन पर है। उसकी उंगलियां सुन पड़ने लगी थी। उसे फोन में चंद्रभान की आवाज नहीं बल्कि हवा में लहराती हुई चमड़े की बेल्ट की सनसनाहट सुनाई देने लगी थी। वरदान ने अपनी आंखें जोर से मींच लीं। उसे अपनी पीठ पर वही पुराना अनकहा दर्द महसूस हुआ था। उसका गला सूख गया। वह कुछ कहना चाहता था, चीखना चाहता था, पर शब्द उसके हलक में ही दम तोड़ रहे थे। वह फिर से वही बेबस वरदान बन गया था जिसे अंधेरे से डर लगता था। वरदान लड़खड़ाते हुए बोला, बस करो, चुप चुप हो जाओ। उसका संतुलन बिगड़ गया था। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया जैसे उसकी सर की नसें अभी फट जाएंगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा गहराने लगा था और उसे लगा कि वह फिर से उसी काले बंद कमरे में है जहां रोशनी की एक किरण भी मयस्सर नहीं थी। तभी उस खौफनाक शोर और चंद्रभान की जहरीली हंसी के बीच एक बहुत ही मखमली और मासूम आवाज उसके कानों के पर्दों से टकराई। एक ऐसी आवाज जो ठंडी फुहार जैसी थी। प्यार करते हैं आपसे। वरदान की बंद होती आंखों के सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरा, वही चेहरा जिसे वह ऊपर कमरे में सोता हुआ छोड़कर आया था। कुछ नहीं आता आपको, सिर्फ गुस्सा करना आता है, पर फिर भी आप अच्छे लगते हो। वो वर्तिका थी। उसे याद आया कैसे वह छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती थी, कैसे वह डरते हुए भी उसका हाथ थाम लेती थी। उसकी आवाज में वो जादुई सुकून था जिसने वरदान के उखड़ते हुए कदमों को जमीन पर जमा दिया था। सुनिए, आप बहुत बुरे हैं पर मेरे हैं। वर्तिका की उस मीठी शिकायत ने चंद्रभान के खौफनाक साए को चीर दिया था। वरदान के सीने की जकड़न कम होने लगी थी। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी हथेली से खून रिसने लगा था, पर इस दर्द ने उसे होश में ला दिया था। आज पहली बार था कि वरदान बिना इंजेक्शन लिए पूरी तरह होश में वापस आ चुका था। कब तक अपनी कमजोरी को छुपाकर रखोगे वरदान?
तुम्हारा आज सिर्फ मैं हूँ। चंद्रभान की कड़वी आवाज वरदान के कानों में गूंजी। वरदान ने धीमी लेकिन अब स्थिर आवाज में कहा, तुम अब मेरा अतीत हो चंद्रभान, और वर्तिका वर्तिका मेरा वर्तमान है। जिसे तुम कमजोरी कह रहे हो वो मेरी ताकत है। वरदान की आवाज अब थरथरा नहीं रही थी, बल्कि उसमें वह ज्वालामुखी देख रहा था जो वर्षों से शांत था। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि जख्मों से रिश्ता खून फर्श पर टपकने लगा, पर उसे दर्द का एहसास तक नहीं था। वर्तिका का नाम लेते ही उसके अंदर का वह डरा हुआ बच्चा मर चुका था और उसकी जगह एक खूंखार रक्षक ने ले ली थी। वरदान ने खुद को संभाला और फोन छीनकर दहाड़ते हुए कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की जिंदगी की खुशियां छीनने का? बहुत गुरूर है ना कि तुमने मुझे बनाया है? तो कान खोलकर सुन लो चंद्रभान सिंह राठौड़। उसने फोन को अपने चेहरे के करीब किया। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल हो चुकी थीं। वर्तिका मेरी कमजोरी नहीं, मेरी हद है, और आज तुमने उस हद को पार करने की जुर्रत की है। आज के बाद अगर उसकी तरफ नजर उठाने की कोशिश भी की ना, तो ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बाप हो। तुम्हारी वो आंखें निकाल लूंगा जिनसे तुम उसे देखने की हिम्मत करोगे। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया था। चंद्रभान की वह कुटिल हंसी अचानक रुक गई थी। वरदान का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। चंद्रभान धीमी जहरीली आवाज में बोला, बेटे, बाप को धमकी, भूल गए वो अंधेरा कमरा? वरदान ने गुस्से भरी आवाज में कहा, अंधेरे से अब डर नहीं लगता, क्योंकि अब मेरे पास अपनी रोशनी है, और उस रोशनी की एक किरण तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा, जो तुम कभी नहीं कर पाओगे। फोन पर वरदान की उस खौफनाक चेतावनी को सुनकर दूसरी तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया था, लेकिन वो सन्नाटा डर का नहीं था। अचानक उस खामोशी को चीरती हुई चंद्रभान की एक बुलंद और रूखा पा देने वाली हंसी गूंजी। चंद्रभान हंसते हुए बोला, वाह, बच्चा दहाड़ना सीख गया है। पर याद रखना वरदान, पिंजरा कितना भी बड़ा हो जाए, शिकारी हमेशा बाहर ही खड़ा होता है। कॉल कट गई थी। वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान के उस आलीशान लेकिन डरावने विला के पिछले हिस्से में, जहां एक इंडोर स्विमिंग पूल बना हुआ था, पूल का पानी नीला नहीं बल्कि रात के अंधेरे में काला नजर आ रहा था। पूल के बीचों बीच एक लोहे की कुर्सी पर भाविका बंधी हुई थी। पानी धीरे धीरे उसके कंधों तक पहुंच रहा था। वह बुरी तरह कांप रही थी। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वो चाहती थी कि वर्तिका इस जगह हो, लेकिन कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही उसमें गिरता है। चंद्रभान जैसा सनकी इंसान जो अपने बेटे का नहीं हो सका, वो किसी और का कैसे हो सकता है? चंद्रभान हाथ में सिगार लिए पुल के किनारे खड़ा था। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और झुककर पानी में डूबी कुर्सी के पास से भाविका के गीले बालों को इतनी बेरहमी से जकड़ा कि उसका सिर पीछे की ओर झटक गया था। चंद्रभान हिंसक आवाज में बोला, तुमने तो कहा था लड़की कि मेरी आवाज सुनते ही वो पागल हो जाएगा। वो पुरानी यादें उसे इतना बेबस कर देंगी कि वो उस लड़की के खून का प्यासा हो जाएगा। पर यहाँ तो नजारा कुछ और ही है। तेरा बेटा तो अब अपनी परछाई के लिए मुझसे ही टकराने की बातें कर रहा है। उसने भाविका का सिर पानी की सतह के और करीब कर दिया। पूल में पानी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ रहा था। अब पानी भाविका की ठुड्डी तक आ चुका था। भाविका हाथ पैर मारते हुए गिगियाती आवाज में बोली, सर सर मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपको जेल से बाहर निकाला है। मैंने कैमरे से खुद देखा था जब उसने वर्तिका पर हाथ उठाया था। उसकी आंखों में वही नफरत थी जो आप चाहते थे। उसने उसे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की थी। चंद्रभान की आंखों में उतरता खून और उसके चेहरे पर उभरती नसें बता रही थी कि उसका गुस्सा अब काबू से बाहर है। उसने भाविका के गीले बालों की पकड़ इतनी मजबूत कर दी कि भाविका के गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई थी। चंद्रभान दहाड़ते हुए बोला, गला दबाकर मारने की कोशिश की? फिर वो जिंदा कैसे है? अगर उसने उसे हाथ लगाया था तो अब क्यों मेरे नाम से थरथर नहीं कांप रहा? उसे तड़पना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए मुझसे, बाबा मैं आपका बेटा हूं, मुझे उसे तड़पते देखना है, वो खुश नहीं रह सकता। उसने भाविका का चेहरा पानी के और अंदर धकेल दिया था। भाविका की नाक तक पानी पहुंच चुका था। वह झटपटा रही थी, उसकी आंखें फटने को थीं। चंद्रभान पागलपन की हद तक चिल्लाते हुए बोला, मुझे कोशिश नहीं चाहिए थी, मुझे उसका अंत चाहिए था। तूने कहा था कि वरदान का पुराना घाव उसे हैवान बना देगा। चंद्रभान ने भाविका के सिर को पानी में और गहरा डुबो दिया था। उसकी झटपटाहट अब दम तोड़ने लगी थी। चंद्रभान की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह भाविका में वरदान का अक्स देख रहा हो। चंद्रभान खौफनाक हंसी के साथ बोला, वरदान, तू चाहे मुख्यमंत्री बन जा या सूर्य प्रताप सिंह शेखावत का बड़ा बेटा,
पर तू कभी मेरे सामने सिर नहीं उठा सकता। मुझे पता है कि मुझे कहाँ वार करना है, और मेरा अगला वार तुझे वापस उन्हीं अंधेरी कोठरियों के फर्श पर रेंगने और घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर देगा। उसने झटके से भाविका के बाल छोड़ दिए और मुड़कर अंधेरे की ओर बढ़ गया था। उसकी डरावनी हंसी पूरे विला में गूंज उठी थी। दूसरी तरफ इवेंट वेन्यू देर रात। वेन्यू की सजावट लगभग पूरी हो चुकी थी। आस्था फूलों की लड़ियों और लाइटों के बीच खड़ी खड़ी पूरी तरह थक चुकी थी। वह एक सोफे के कोने पर पस्त होकर बैठ गई और अपनी आंखें मूंद ली थीं। तभी उसे ताज़ा बनी कॉफी की महक आई। उसने आंखें खोली तो सामने अभिज्ञान खड़ा था, हाथ में 2 कॉफी के कप लिए। अभिज्ञान ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, बहुत थक गई हो, ये लो, थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे ही आस्था ने कप पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, अभिज्ञान की उंगलियां उसके हाथ से छू गई थीं। वह स्पर्श महज इत्तेफाक नहीं था, उसमें एक ठहराव था। आस्था के अंदर एक करंट सा दौड़ा और उसने झटके से हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन अभिज्ञान ने नरमी से मगर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया था। आस्था ने घबराकर कहा, छोड़िए अभिज्ञान, मुझे मुझे ये सब पसंद नहीं। अभिज्ञान ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया था। उसके चेहरे पर एक फीकी सी उदासी छा गई थी। सॉरी आस्था, इट वॉज माई फॉल्ट। मेरा मकसद तुम्हें असहज करना नहीं था। अभिज्ञान ने नजरें झुकाते हुए कहा। आस्था ने नजरें झुकाकर धीमे लहजे में कहा, देखिए, मेरा इरादा आपको हर्ट करना नहीं था, पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आप वर्तिका के मंगेतर रह चुके हैं, फिर अचानक मुझ में ये इंटरेस्ट कैसे? क्या ये सिर्फ एक भटकाव है ताकि आप वर्तिका को भूल सकें? अभिज्ञान ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बीते हुए कल की धुंधली यादें तैरने लगी थी। उसने कॉफी का कप मेज पर रखा और दूर खिड़की की ओर देखने लगा था। 2 साल पहले कॉलेज का वो एनुअल फंक्शन याद है तुम्हें? तुम वहां स्टेज डेकोरेशन कर रही थी और मैं वहां बतौर चीफ गेस्ट आया था। मेरी नजरें भीड़ को देख रही थीं, लेकिन तभी तुम पर ठहरी। तुमने सर पर एक पीला सा हेलमेट पहना हुआ था, शायद इस डर से कि कहीं ऊपर से गिरकर तुम्हारा सर ना फूट जाए। आस्था उसे हैरानी से सुनने लगी थी। अभिज्ञान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ऊपर सीढ़ी पर लड़खड़ाई और सीधे मेरी बाहों में आकर गिरी थी। उस एक पल के लिए जब तुमसे आंखें मिली, मुझे लगा जैसे वक्त थम गया था, पर तुम घबरा कर वहां से भाग गई थी। मेरे हाथ में बस एक नेम बैज रह गया था जिस पर लिखा था वर्तिका परमार। आस्था की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसे याद आया कि वो जल्दबाजी में वर्तिका का बैज पहन कर आई थी। अभिज्ञान ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, 2 साल बाद जब सचिवालय में मैंने फिर से वर्तिका परमार का नाम सुना, तो मुझे लगा कि जिस लड़की की आंखों को मैंने इतनी सीधे चाहा था, आखिर वह मुझे मिल ही गई। जब भाई ने वर्तिका से शादी की तो मुझे जो दर्द हुआ वह शब्दों से परे था। मुझे लगा मैंने अपना प्यार खो दिया फिर से। वह आस्था के करीब आया और उसकी आंखों में गहराई से झांकने लगा। पर उस दिन रिसेप्शन पार्टी में जब पहली बार मेरा हाथ तुमसे टकराया और मेरा दिल वैसे ही धड़का जैसे उस दिन धड़का था, तो मुझे सब समझ आ गया था। वर्तिका के साथ कभी मेरा दिल ऐसे धड़का ही नहीं था। नेम बैज वर्तिका का था, पर वो आंखें तुम्हारी थी आस्था। मेरा प्यार वर्तिका नहीं, वो हेलमेट वाली लड़की थी, यानी तुम थी। आस्था निशब्द खड़ी रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सच पर मुस्कुराए या फिर उस उलझन पर रोए जो किस्मत ने उनके साथ खेली थी। अगली सुबह कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। बिस्तर पर वर्तिका गहरी नींद में थी। उसका चेहरा अब शांत था, जैसे कुछ देर पहले का तूफान सिर्फ एक बुरा सपना रहा हो। वरदान बिस्तर के पास बैठा था और बस उसे देख रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। धीरे से, बहुत सावधानी से उसने वर्तिका का हाथ अपने हाथों में लिया। उसकी उंगलियों पर सजी हल्की सी मेहंदी जो अभी फीकी नहीं पड़ी थी। वरदान ने उस मेहंदी को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर झुककर बहुत धीरे से उसके हाथों पर अपने होंठ रख दिए थे। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट से भी धीमी थी। हमें तड़पता छोड़कर सुकून से सोना कौन सा इंसाफ है आपका? उसकी आंखों में इस वक्त कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा एहसास और अपनी बीवी के लिए बेपनाह प्यार थे। लेकिन वर्तिका सो नहीं रही थी। उसकी पलकों के पीछे हलचल थी। दिल तेज धड़क रहा था। वो जाग रही थी, पर आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया था। उसने चुपके से अपना ब्लैंकेट थोड़ा और ऊपर खींच लिया,
जैसे खुद को छुपाना चाहती हो। उस एहसास से, उस नजर से और उस स्पर्श से वरदान ने हल्की सी हरकत महसूस की। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी। एक पल को उसे लगा वो जाग रही है। वरदान हल्का सा मुस्कुराया और उसका ब्लैंकेट खींचने ही वाला था कि तभी उसी वक्त वरदान का फोन अचानक बज उठा था। कमरे की खामोशी एक झटके से टूट गई थी। वरदान ने स्क्रीन की तरफ देखा। अननोन नंबर था। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं। उसका पर्सनल नंबर बहुत कम लोगों पर था। उसने धीरे से कॉल उठाई। हाँ, कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर एक भारी जानी पहचानी आवाज गूंजी। पहचाना? वरदान का चेहरा एकदम सख्त हो गया था। उसकी उंगलियां फोन पर कस गई थीं। तुम? उसकी आवाज धीमी थी पर अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था। कमरे की हवा जैसे जम गई थी। कहाँ हो तुम? इस बार उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। दूसरी तरफ एक खौफनाक हंसी गूंजी। इतनी जल्दी भूल गया? एक पल के लिए सन्नाटा छा गया था, फिर वही आवाज गूंजी। बाप हूं तेरा। वरदान के गले में सांस अटक गई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तो तेरी माँ के पास ही होगा ना? चंद्रभान की ये बात सुनकर वरदान के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो दहाड़ा, लेकिन उस आवाज ने उसकी बात को काट दिया था। एक अधूरा काम बाकी था। तेरी माँ से कुछ हिसाब पूरे करने हैं। वरदान के हाथ से फोन लगभग छूट गया था। उसकी नसें तन गई थी। आंखों में डर और गुस्सा एक साथ जल उठा था। अगर उन्हें कुछ हुआ ना, वो गुर्राया, लेकिन तब तक कॉल कट गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था, पर वरदान के अंदर तूफान उठ चुका था। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा था। सर, क्या हुआ? वर्तिका घबरा कर उठी। अब वो सच में जाग चुकी थी, लेकिन वरदान ने अनजाने में उसका हाथ झटका, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ अपनी माँ की चीखें गूंज रही थीं। वर्तिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उस निडर इंसान की आंखों में इतना खौफ कहाँ से आ गया। वो पल वर्तिका के लिए जैसे सब कुछ रुक गया था। उसने पहली बार वरदान की आंखों में डर देखा था, और वरदान सीढ़ियों की तरफ भाग रहा था, जैसे हर सेकंड कोई उससे कुछ छीन रहा हो। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज एक ही पार्ट अपलोड हो पाएगा, तो आप पार्ट 24 का वेट मत कीजिएगा। पार्ट 24 मैं कल अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। और आज का पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, comment and share this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.